हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ आपकी शिक्षिका श्रीमती ज्योत्सना मालवी, शासकीय हाई स्कूल हुड़ा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश से। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास में अध्याय 4, जिससे इस वर्ष 3 अंक का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाना है। तो हम आज इस अध्याय के 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमने संभावित 4 प्रश्नों को लिया है इस अध्याय से। 4 में से एक प्रश्न संभावित है इस वर्ष परीक्षा में पूछा जाना। तो शायद यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो। आप ज़रूर ध्यान से सारे प्रश्नों के उत्तरों को सुने, कॉपी और पेन अपने पास लेकर के बैठें और जिस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आता जाए, आप वीडियो को रोक करके उन प्रश्नों के उत्तरों को कॉपी में लिखते चलें। लिखने का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि सुन करके लिखने के बाद आपका वो प्रश्न का उत्तर पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या पूछता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त क्यों किया? तो बच्चों, आप पिछले 2 अंक के प्रश्नों को समझ चुके हैं। अब 3 अंक में हम इस क्वेश्चन ने फिर से हमें गुमास्तों के बारे में पूछा है। गुमास्ता एक पद है जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में की थी। एक पद का नाम है, ठीक है। अब इसकी नियुक्ति बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी उस समय? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यूरोप महाद्वीप में भारत में बने कपड़ों की बहुत मांग थी, क्योंकि भारत में कपड़ों का कपास का, ऊन का और रेशम का बहुत ही सुंदर, मतलब जो भी कपड़ा बनता था अच्छा कपड़ा बनता था, और रेशम का जो महीन कपड़ा था ना, उसकी बहुत डिमांड थी। तो भारत में बने हुए कपड़े की जब यूरोप में डिमांड थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी। लेकिन साथ ही साथ उसके साथ में बहुत और भी दूसरी कंपनियां आई थी, जैसे फ्रांसीसी कंपनी, डच, पुर्तगाली, ये सभी लोग भारत में व्यापार करने के लिए ही आए हुए थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बने कपड़े का निर्यात पूरे यूरोप में फैलाना चाहती थी। मतलब वो चाहती थी कि भारत से इस कपड़ों को खरीदारी करके पूरे यूरोप में वो अकेले बेचे। लेकिन इतनी सारी कंपनियों के चलते उसको आसानी से भारत से सारा कपड़ा आसानी से नहीं मिल पाता था। उसको इतनी सारी कंपनियों के बीच में बहुत ऊंची बोली लगा करके भारतीय व्यापारियों से कपड़ा खरीदना होता था। तो ऐसी स्थिति में जब अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो पूरा मन बना चुकी थी भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार जमाने के लिए। तो जब उसका भारत पर अपनी राजनीतिक सत्ता उसकी मजबूत हो गई, तो उसने भारत में बहुत सारे राजाओं को अपने कंट्रोल में कर लिया और व्यापार की जो प्रतिस्पर्धा थी उसको भी समाप्त कर दिया। क्योंकि चूंकि राजनीतिक शक्ति उसके हाथ में आ गई, तो बाकी सारी शक्तियाँ तो सहज ही उसके हाथ में आ गई थी। किसके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। हम अंग्रेजों के 200 सालों तक हमने उसकी गुलामी सही है, मतलब हम उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में रहे हैं। हमारे भारत ने इतना लंबा समय अंग्रेजों के कहे मुताबिक जिया है, उनके अनुसार हमारे देश को मतलब हमारे देश ने जिया है ना। तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता मजबूत हो गई, तो उसने व्यापार पर अपना एकाधिकार कर लिया और इस स्थिति को बहुत अच्छे से करने के लिए उसने गुमास्तों को नियुक्त किया। अब गुमास्ता जो है भारत के व्यापारियों, मजदूरों, कारीगरों से सीधा संपर्क करते थे, उन पर निगरानी रखते थे, उनके माल की जांच पड़ताल करते थे, उनके तैयार माल को इकट्ठा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाते थे और समय रहते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मांग की पूर्ति हो जाया करती थी। इसलिए उसने वेतनभोगी कर्मचारी गुमास्ता को नियुक्त किया और ये गुमास्ता जो है बुनकरों और मजदूरों को पेशगी यानी पहले से अग्रिम धनराशि देकर के, कर्जे के रूप में धनराशि देकर के उन बुनकरों को अपने कंट्रोल में, मतलब अपने अंडर में कर लेते थे कि जब उनका माल तैयार होता था तो वो गुमास्ता को ही अपना माल बेचने के लिए मजबूर होते थे। और इस प्रकार से गुमास्ता ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और व्यापारी, मजदूरों, कारीगरों के बीच में एक सेतु का काम किया, मतलब बीच की एक कड़ी का काम किया है, ताकि और मजदूरों और कारीगरों से माल लेकर के सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक आसानी से पहुंचाने का कार्य किया है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार जमा लिया, इसीलिए उसने गुमास्तों की नियुक्ति की थी। ठीक है बच्चों, आइए चलिए देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न इसी अध्याय से
कौन सा है? सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। स्पष्ट कीजिए। बच्चों, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि बंदरगाह क्या होता है? समुद्र के किनारे एक ऐसा स्थान जहाँ पर जहाज आकर के रुकते हैं, वहाँ पर अपना माल उतारते भी हैं और वहाँ से माल वापस जहाज़ों पर चढ़ा करके ले जाते हैं। माल को उतारना और चढ़ाने वाला जो स्थान होता है वो बंदरगाह कहलाता है। ठीक है, तो सूरत बंदरगाह जो है वो गुजरात के तट के किनारे है ना, और खंबात की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है और यहाँ से खूब व्यापार होता था और यहाँ से बहुत सारे व्यापारियों का नेटवर्क बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और बहुत ज़्यादा व्यापार अच्छे से होता था और भारतीय व्यापारियों की खूब कमाई होती थी। लेकिन 1750 यानी 18वीं सदी का मध्य, है ना, बीच का हिस्सा, अब 18वीं शताब्दी यानी 1701 से लेकर के 1800 तक का जो 100 साल का टाइम पीरियड है, ये है 18वीं सदी। तो 1750 के दशक में भारतीय सौदागरों का ये जो संबंध था ना, व्यापारिक संबंध, जो नेटवर्क था, ये टूटने लगा था क्योंकि यूरोप की कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी और उन्होंने जब भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत कर लिया था तो भारत के बहुत सारे राजाओं को अपने कंट्रोल में कर लिया था और जब बहुत सारे राजा और बहुत सारे दरबार उनके कंट्रोल में आ गए थे तो बहुत सारे क्षेत्र जो राज दरबार थे वहाँ पर यूरोपीय कंपनियों को छूट मिल गई थी। उनके ऊपर किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं लगता था, वो अपनी मर्जी से अपना व्यापार करके चले जाते थे। तो इस प्रकार से जब उन्होंने अपनी मर्जी से यहाँ पर व्यापार करना स्टार्ट किया तो भारतीय व्यापारियों को नुकसान होने लगा और यहाँ पर सूरत और हुगली, ये जो दो प्रमुख बंदरगाह थे, ये दोनों प्रमुख बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए क्योंकि जब यूरोपीय कंपनियां अपनी मर्जी से यहाँ पर व्यापार करने लगी, अपनी मर्जी से कीमतें तय करने लगी और राजा भी कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा व्यापारी लोगों ने यहाँ से अपना व्यापार करना बंद कर दिया और दूसरे नए बंदरगाह खोज लिए जहाँ से व्यापार हो रहा था। तो इस प्रकार से जब सूरत बंदरगाह में निर्यात में कमी आई तो यहाँ पर इतनी ऐसी स्थिति हो गई कि देखो 17वीं सदी तक तो यहाँ पर 17वीं शताब्दी तक तो यहाँ पर ना जो व्यापार होता था वो लगभग 1.6 करोड़ रुपए, मतलब लगभग करोड़ों में यहाँ पर व्यापार होता था। वहीं 18वीं शताब्दी के अंत तक, है ना, 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ का व्यापार मात्र लाखों रुपए यानी 30 लाख रुपए तक सिमट करके रह गया। तो कहाँ करोड़ों में व्यापार होता था और कहाँ लाखों में रह करके सिमट गया। तो इस प्रकार यूरोपीय कंपनियों की बढ़ती हुई ताकत के कारण उन्होंने व्यापार पर जब अपना एकाधिकार कर लिया तो बहुत सारे व्यापारियों ने इस बंदरगाह से अपना व्यापार करना बंद कर दिया। इसी कारण से सूरत बंदरगाह का अंत तक पहुंच गया, मतलब वो हाशिए तक पहुंच गया, वहाँ का व्यापार खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमें क्या पूछता है हमसे। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया? प्रथम विश्व युद्ध, बच्चों आपको ध्यान ही होगा कि 1914 से लेकर के 1918 तक भारत ही नहीं दुनिया के देश दो भागों में बढ़ गए थे और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और दुनिया के देश युद्ध करने में व्यस्त थे, तब भारत में व्यापार बढ़ गया था और व्यापार बढ़ने का कारण है कि यूरोप, है ना, बहुत सारे देश, बहुत सारे, और चूंकि भारत किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिश के कंट्रोल में, इंग्लैंड के कंट्रोल में था और इंग्लैंड भी युद्ध में झुका हुआ था। तो इंग्लैंड अपनी सेना को मजबूत रखने के लिए बहुत सारे भारतीय कारखानों में केवल सेना की ज़रूरतों के सामान का ही उत्पादन करवाने में लगा था। तो और युद्ध संबंधी सामानों का ही उत्पादन हो रहा था और भारत में इस चीज़ के लिए बहुत सारा सामानों का उत्पादन होने लगा और जब भारतीय बाज़ारों में रातों रात एकाएक बहुत सारा स्थानीय बाज़ार बढ़ गया और माल बन करके बिकने लगा तो वहाँ पर कारखानों में एकदम से कारखानों के उत्पादन में तेज़ी आ गई। बहुत सारे बेरोजगार लोगों को काम मिल गया, उनको रोजगार मिल गया और वहाँ पर बहुत सारा व्यापार बढ़ गया,
जिसके चलते अब देखो कारखानों में क्या क्या सामान बनने लगा। जूट की बोरियां बनी, फौजियों के लिए वर्दी, कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान जो केवल युद्ध में काम आते थे। और युद्ध में काम आने वाली चीज़ें महंगी भी बहुत थी। चूँकि इंग्लैंड उस समय एकदम से युद्ध में इतना ज़्यादा लिप्त था कि उसको कोई ध्यान नहीं था कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ कौन क्या काम कर रहा है। उसने भारत के कारखानों में इन्हीं चीज़ों के उत्पादन के पीछे बहुत पैसा खर्च किया, और जिसके चलते भारत में बहुत सारे लोगों को काम मिला। नए नए कारखानों की भी स्थापना हो गई, और नए कारखानों की स्थापना के चलते, नए नए उत्पादन के चलते भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारा व्यापार व्यवसाय बढ़ गया था, औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया था। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध लड़ रहा था, तो उसने भारत में युद्ध सामग्री बनवाने के लिए नए कारखानों की स्थापना भी करवाई। और जब नए कारखानों की स्थापना हुई तो बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता हुई। इसके चलते बहुत सारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला और युद्ध सामग्रियों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से भारत में औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों किया? है ना बच्चों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्पिनिंग जेनी हमने पहले किसी प्रश्न में समझा ही होगा कि स्पिनिंग जेनी एक मशीन है जो ऊनी कपड़ों की कताई करती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि महिला कामगार ऊनी कपड़ों, जब तक ये स्पिनिंग जेनी मशीन नहीं आई थी तब तक महिला कामगार ब्रिटेन में महिला कामगार ही ऊन से सिलाई के जरिए काम करके कताई करके ऊनी कपड़ा बनाती थी। लेकिन जब ये मशीन आ गई तो बहुत सारी महिला कारीगर, महिला मजदूर वर्ग बेरोजगार हो गई। और जब उनको लगा कि इस मशीन के कारण हमसे हमारा रोजगार छीन रहा है, हम बेरोजगार हो रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने जा रही है, तो ऐसी स्थिति में औरतों ने इन मशीनों पर हमला करना शुरू कर दिया। और जेनी के इस प्रयोग के कारण बहुत सारे घरों में आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और जब महिलाओं ने इस पर हमला किया तो ये बहुत लंबे समय तक ये टकराव चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे फिर इस मशीन के उपयोग के साथ साथ महिला कामगारों को अन्य कार्य मिले, तब जाकर के थोड़ा ये टकराव कम हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किया था। क्यों किया था, समझ गए हो ना? क्यों किया था? क्योंकि स्पिनिंग जेनी मशीन जो ऊनी धागे की कताई करके तेज गति से ऊनी कपड़ा बनाती थी, है ना, इसके आ जाने से बहुत सारी महिला कारीगर बेरोजगार हो गई थी। क्योंकि इस मशीन के आने से पहले ऊनी कपड़ों की बुनाई करने का काम कौन करता था? महिला कारीगर करती थी। जब ये मशीन आ गई तो महिला कारीगर बेरोजगार हो गई। चूँकि अपना रोजगार छिन गया था, है ना, महिलाओं का रोजगार छिन गया था और उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी, इसलिए उन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किया। ठीक है बच्चों, तो आज हमने अध्याय 4 के इन 4 प्रश्नों को समझा है। समझ करके आप इनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें। नोट करके आप फिर से सुने और फिर अपनी कॉपी के आंसर को चेक कर लें। आशा करती हूँ कि आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ करके परीक्षा में पूछे जाने पर लिखेंगे। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।